बंगाल की राजनीति को लेकर मैं कहीं रिपोर्ट पढ़ रहा था। दो तीन शब्द आते हैं कि जो बॉर्डर का पूरा इलाका है, जो बांग्लादेश से सटा हुआ इलाका है, वहां पे आज मुस्लिम मेजोरिटी हो गया है और वहां से जी हिंदू पलायन कर रहे हैं। फिर जी कभी सुनता हूं कि अलग मुगलिस्तान की मांग हो रही है। फिर सुनता हूं कि कभी कोई ग्रेटर बांग्लादेश की मांग हो जाएगी अगर इसी तरह चलता रहा तो। क्या वाकई बंगाल इज इन डेंजर, या अभी भी कुछ किया जा सकता है, सुधर सकता है? वहां क्या स्थिति, क्या है अभी, ग्राउंड सिचुएशन क्या है? देखिए, स्थिति तो गंभीर है, लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता हूं कि अभी सिचुएशन इज बियॉन्ड रिडेम्पशन। रिडेम्पशन हम्म। जरूर हो सकता है, एक बार यहाँ पर कोई आधा ये क्या कहते हैं, मिलिट्री या सेमी मिलिट्री आ जाएगा तो ये लोग सब वो अपना लुंगी संभाल करके दौड़ेंगे, क्योंकि ये सब लोग डरपोक है। ये जानते हैं कि हमारे पीछे ये वर्तमान सरकार के, राज्य सरकार के समर्थन है, इसीलिए इस लोग इतना बदमाशी करते हैं। ये मुगलिस्तान जो है, मुगलिस्तान बहुत पुरानी ये है, दावा है इनका, इसमें कोई ज्यादा दम नहीं है। और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार तो इनका जीवन में, इनका चिंतन में एकदम ओतप्रोत है। जहां हिंदू मिले, और हिंदू विशेषतः हिंदू लड़की जहां मिले, उन पर अत्याचार करना, उनको बलात्कार करना इनके चिंतन में बिल्कुल ओतप्रोत है। तो सरकार के तरफ से अगर इन पर उचित दबाव नहीं डाला गया तो इनका यही होता रहेगा, यही होता रहेगा। लेकिन एक बार मैं, इसीलिए कुछ लोग ये करते हैं, दावा करते हैं, ये आवाज उठाते हैं कि यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। प्रेसिडेंट रूल होने से होगा क्या कि ममता जी तो ये हो जाएगी, शहीद हो जाएगी, और शहीद होकर के वो सड़क पर उतर के लड़ाई करने लगेंगे। और सड़क पर उतर के लड़ाई करना उसको बहुत अच्छा आता है। उनका वो शासन नहीं चला सकते, शासन नहीं चला सकते, लेकिन उतर करके लड़ाई करना, दंगा फसाद करना, ये बहुत आसानी से कर सकती है। तो इसलिए जरूरी है कि ये नहीं, मैं समझता हूं, मेरा सुझाव है कि, विनम्र सुझाव मैं कहूंगा, मेरा विनम्र सुझाव है कि वहां पर आफ्स्पा लगाया जाए, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ये आफ्स्पा उस इलाके में लागू किया जाए। आफ्स्पा लागू करने से वो ममता जी जो मुख्यमंत्री है वो बरकरार रहेंगे, लेकिन आफ्स्पा के वजह से वहां पर मिलिट्री वहां पर घुस पाएगा, और घुस करके जिसको जो बदमाशी करते हैं, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, उसको पकड़ करके उसको उचित कार्रवाई वो कर पाएगा। तो यही मैं समझता हूँ। अच्छा, इसका दादा दूसरा एक चीज और पहलू है। है। जी जी। एक जी मिनट, जी। एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, दूसरा एक पहलू है, वो मैं उसके प्रति आपका दृष्टि में आकर्षित करूंगा। देखिए, बंगाल सिर्फ बंगाल नहीं है, बंगाल से, बंगाल के तहत उत्तर पूर्वी भारत से बाकी भारत का कनेक्शन है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको कहते हैं। तो अगर चिकन बंगाल नेक। हाथ से छूट गया तो नॉर्थ ईस्ट भी छूट जाएगा, ये समझना चाहिए, और उचित कार्रवाई समय पर होना चाहिए। कही अभी जी, मैं ये कह रहा था कि आप चिकन नेक की बात कर रहे थे, मैं भी वही बात कर रहा था कि चिकन नेक पे बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा, वो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट को, भारत से उसका कनेक्शन तोड़ देगा। और चाइना भी वही चाह रहा है। चाइना भी चाहता है कि जो नॉर्थ ईस्ट हो किसी तरह भारत से डिटैच हो जाए, ताकि जो पूरब का जो रास्ता है भारत का वो बंद हो जाए। इस बारे में थोड़ा सा समझाइए, कितना डेंजरस है बॉर्डर एरियाज में बांग्लादेशियों का बसना। और एक दिल्ली में शायद शर्जिल इमाम था, उसने कहा भी था कि हम चिकन नेक को काट देंगे, रेलवे ट्रैक पे इतना मलबा भर देंगे कि भारत सरकार कुछ नहीं कर सकेगी। कितना डेंजरस है, ग्राउंड सिचुएशन क्या है अभी? देखिए, ये इतना आसान नहीं है कि वो रेलवे ट्रैक में मर्दा मलबा डाल देंगे और उसमें से कनेक्शन टूट जाएगा। ऐसा इतना आसान नहीं है।
भारत सरकार मेरे ख्याल में इस समस्या के लिए जागरूक है। जो कह रहे जी जी। हैं वो सरजिल इमाम वगैरह ये सब झूठ है, ये माने एम्प्टी ब्लास्टर है। वो कभी नहीं ये कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। उस इलाके में वो आर्मी का पेट्रोलिंग भी है, बहुत कुछ है, और चीन इसके आसपास में नहीं है, चीन बहुत दूर है। वहां पास में एक तरफ बांग्लादेश के बॉर्डर है, दूसरी तरफ नेपाल के बॉर्डर है, और बीच में जो भारत है उसमें मैं नहीं समझता हूँ कि बांग्लादेश या नेपाल जैसे देश में इतना ताकत है कि वो दोनों तरफ से आकर के इंडिया का वो काट देंगे। लेकिन इस बारे में जागरूक होना चाहिए, उसको ख्याल होना चाहिए। इसको हमारे क्या कहते हैं, जो आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है उसको वहां तैनात होना चाहिए। ये तो मैं उचित समझता हूँ। एक एक बात और दा, एक फुरफुरा जी शरीफ है बंगाल में कोई, उसका बहुत न्यूज सुनता हूं कि कोई फुरफुरा शरीफ के मौलाना ने ये बोल दिया कि मोदी आ जाएगा तो उसको घेराव करेंगे, योगी को नहीं घुसने देंगे। ये फुरफुरा शरीफ क्या है और इसका कितना इम्पैक्ट है बंगाल में? बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है इसका कोई। जो ये जो इनका क्या कहते हैं, उसका उसका जो इमाम। मुरीद, ये जो शरीफ है ना, हाँ। ये शरीफ में एक पीर होते हैं। वो पीर हम्म। के जो चेले होते हैं उसको मुरीद कहते हैं। ये मुरीद मुसलमानों के बीच कुछ है, लेकिन उनका इतना ताकत नहीं है कि वो बंगाल का पॉलिटिकल स्थिति बदल दे। बल्कि उसमें एक उससे ममता का भी डर है। ममता की भी डर है कि अगर ये हमारे खिलाफ चले जाए तो अभी एक नया मुसलमान पार्टी निकली बंगाल में, उसका नाम है आईएसएफ, इंडियन सेक्युलर फ्रंट। तो ममता को भी डर है कि ये अगर हमारे खिलाफ चले जाए तो क्या कहते हैं इसका, मुस्लिम वोट विभाजन हो जाएगा। तो इसलिए ममता भी उसको बहुत मक्खन लगा के रखती है। लेकिन फुरफुरा शरीफ ऐसा कोई चीज नहीं है जिसे बंगाल इसका स्थिति का डर है। इस पर नजर रखना चाहिए, ये तो सही है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक चीज और दा कि जो भी राइट विंग पॉलिटिक्स है इस देश में चल रहा है, उसके लिए दो सबसे बड़ा चैलेंज बताया जाता है, एक बंगाल और दूसरा केरला। आइडियोलॉजिकल चैलेंज है ये। बंगाल में आपको क्या लगता है? आप त्रिपुरा के भी गवर्नर रहे हैं और उसके बाद जी बंगाल का भी पॉलिटिक्स बहुत लंबे अरसे तक देख रहे हैं। राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए बंगाल आइडियोलॉजिकल चैलेंज है क्या, और है तो कितना है? इसका इम्पैक्ट क्या है, कैसे कर रहे हैं काम लोग, कुछ बताइए इस बारे में। ये आप बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपने ये डाले हैं, दृष्टि डाले हैं। इडियोलॉजिकल चैलेंज बंगाल में बहुत है, और बंगाल में ये इडियोलॉजिकल चैलेंज इसको सामना करना चाहिए। लेकिन जो कर सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन लोगों का जो संगठन ऐसा है कि उन लोग अभी तक इसका सामना नहीं कर पाए हैं, उनका ऐसा मजबूत संगठन नहीं बना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों के संगठन पर नजर डालना चाहिए। इस मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोटे तौर से अपना काम कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा क्या कहूँगा, उसका दिशाहीन टाइप लगता है। मैं तो सन 1990 साल से भारतीय जनता पार्टी से संपर्कित हूँ, और 4 साल में इसका राज्य अध्यक्ष भी था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इसमें कई समस्याएं हैं जो जिसको हल करने के लिए जो कदम उठाया जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं उठाया गया। और मैं हमेशा जब मेरे से केंद्रीय नेतृत्व के किसी से बात होती है तो मैं इनको हमेशा ये कहता हूँ कि आइडियोलॉजिकल बात पर ज्यादा जोर डालना चाहिए। सब संगठन संगठन कहते हैं,
संगठन तो जरूर करना चाहिए, 100% क्या 1000% संगठन करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आइडियोलॉजी पर जोर डालना चाहिए, क्योंकि अगर आइडियोलॉजी ठीक नहीं रहेगा तो संगठन का जो जो उसका जो निष्कर्ष है, उसका जो कोर है, वो कोर नहीं बनेगा। ये कोर नहीं बनेगा तो संगठन में वो ये आएगा, क्या कहते हैं उसमें, बिखराव। विभाजन आएगा, उसमें गुटबाजी आएगा। ये गुटबाजी बंगाल बीजेपी में बहुत दिन की समस्या है। ये गुटबाजी आएगा, ये गुटबाजी को हल करने के लिए इस पर क्या कहते हैं इसको, आइडियोलॉजिकल चैलेंज पर जोर डालना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए, और आइडियोलॉजी भी एकदम साफ होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, भारतीय मुसलमानों के बारे में हमारा अवस्थान स्थिति क्या है, बांग्लादेशी मुसलमानों के बारे में हमारा स्थिति क्या है, ये सब साफ होना चाहिए। ये साफ नहीं है अभी। जी, एक चीज और बाकी मैं बोलता हूँ कि जो चैलेंजेस जो आपने कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए बंगाल में दिख रहा है, वो ये कि बंगाल का हिंदू अपने आप को पहले हिंदू नहीं समझता। दे आर फर्स्ट बांग्ला, देन दे मेक रिलेशंस विद बांग्ला स्पीकिंग पॉपुलेशन। वो मुसलमान हो क्रिश्चियन हो, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए यूपी और बिहार बाहरी आदमी है, लेकिन बांग्लादेशी अपना आदमी है, क्योंकि वो बंगाली बोलता है। तो ये एक चैलेंज है, क्योंकि वो एक एज ए हिंदू नहीं सोचता, वो फर्स्ट एज ए बांग्ला सोचता है। और इस वजह से बांग्लादेशी आते हैं तो वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट भी कर लेता है। कल को जाके शेख शाहजहां जैसा कोई आदमी आके बहू बेटी के साथ गंदा भी कर रहा है, फिर वो एडजस्ट कर रहे हैं उसके साथ। तो ये ऐसा है क्या? आपने जो बताया है ये 50% सही है। 50% सही इसलिए कहा जाता है कि बंगाल में जितने सारे, सिवाय बीजेपी, जितने सारे पार्टी है, जैसे कि तृणमूल है, कांग्रेस है और सीपीएम है, तीनों पार्टी यही सबक, यही विषय बंगाली को शिक्षा दिया कि हम बंगाली, हम पहले बंगाली हैं, हमको हिंदू, अपने आप को हिंदू कहना नहीं चाहिए। हिंदू तो है हमारे, वो उत्सव की बात है, हमारे अपना धर्म की बात है। और इन लोगों ने भुला दिया कि पूर्वी बंगाल से 1 करोड़ ये को बंगाली हिंदू को प्रताड़ित किया गया, और किसने किया? बंगाली मुसलमान ने किया। जो दोनों ही एक ही भाषा बोलते थे, वो बंगाली मुसलमान ने 1 करोड़ से ज्यादा बंगाली हिंदुओं को प्रताड़ित किया, और जितना इतना बलात्कार किया, इतना घर ये किया, और उनका जो प्रॉपर्टी है उसको टोटल लूट लिया, छीन लिया। इसमें तो कोई इसका कोई अवधि नहीं है। तो इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी से कोई प्रचार नहीं हुआ। जो प्रचार इस तीन पार्टी को, तथाकथित सेक्युलर पार्टी के तरफ से होता है, इसके खिलाफ तो भारतीय जनता पार्टी से प्रचार होना चाहिए, लेकिन प्रचार होता नहीं। भारतीय जनता पार्टी का, पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार का ये विंग है, वो बहुत कमजोर है। और इसमें मेरा थोड़ा योगदान था, लेकिन मुझे गवर्नर बना दिया गया। इसके चलते पार्टी से मेरा संपर्क ये गया, टूट गया। उसके बाद मैं जब गवर्नर समाप्त करके बंगाल में आया, तो यहाँ पर कैलाश भी पार्टी था, ये कैलाश विजयवर्गीय नाम के आदमी के शिकंजे में। उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, सिर्फ इतना कहूंगा, वो लड़की और पैसे का चक्कर, सिर्फ महिला और पैसे का चक्कर, वही किया उन्होंने। सन 2021 में अगर ये शैतान नहीं होता तो हम चुनाव जीत जाते, हम सत्ता में आ जाते। लेकिन प्रशांत किशोर ने क्या किया? प्रशांत किशोर ने इनके सामने वो महिला भेज दिया, ये भेज दिया, और उसका ये भी किया, वीडियोग्राफ भी किया। तो उसको ब्लैकमेल करने का उसका ईंधन मिल गया। तो उसी के चलते वो हम हार गए। तो डिरेल हो गया। तो इतने दिन से मेरा पार्टी का संबंध, जो संपर्क पिछड़ गया। अभी मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सिर्फ सोशल मीडिया में मेरा जो कहना है वही प्रकट करता हूँ, वही प्रचार करता हूँ,
उसे कोई प्रभावित हो या नहीं हो। दादा एक मैं चीज अपना बताइए कि ठीक है, एक चीज बताइए, कैलाश विजयवर्गीय चले गए, अभी ऐसा लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी जो है थोड़ा सा एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ग्राउंड पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इधर जी का सिचुएशन बताइए, अभी क्या सिचुएशन है? स्ट्रांग हुआ है, सही डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर अभी भी मैं समझता हूँ कि सही डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन ये जो इडियोलॉजिकल चैलेंज है इसके बारे में इन लोग बिल्कुल जागरूकता ही नहीं है। इडियोलॉजिकल चैलेंज बहुत जरूरी है, इसको सामना करना है, लेकिन इसके बारे में इन लोगों को कोई जागरूकता ही नहीं है। इन लोग सिर्फ वो संगठन 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 कहते हैं, और संगठन के चलते इन लोग का एकमात्र काम है कि गुटबाजी कर, गुटबाजी से भरा हुआ है पार्टी। तो ये इडियोलॉजी अगर नहीं आएगा, पार्टी को लोगों को बांधते हैं किस चीज, इडियोलॉजी तो बांधते हैं, बांधे रखते हैं। तो इडियोलॉजी को अगर उसको उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा तो यही स्थिति नहीं तो आप हैं, दिलीप घोष दा हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुराने हैं, जो कि संगठन से आइडियोलॉजिकली जुड़े हुए हैं। क्या दिलीप घोष का भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है बंगाल बीजेपी पे? उनको भी नहीं नेगेटिव कोई पूछ रहा है? नेगेटिव नेगेटिव। अभी क्या बाहर से जो आए हुए लोग हैं, टीएमसी से आए हुए हैं, कुछ लोग सीपीएम के कैडर्स हैं, वो आए हुए हैं, उनका ज्यादा इम्पैक्ट हो गया है क्या बंगाल बीजेपी में? उनका तो इम्पैक्ट हो ही गया। उन लोग चुनाव के पहले यहाँ पर सन 2021 के चुनाव के पहले यहाँ पर आए थे, और आकर यहाँ पर इन लोगों ने पैसा लूटा, महिला लूटा, और करके जब चुनाव में हार गए तब छोड़कर वापिस चले गए। लेकिन कुछ लोग अभी भी रह गए, जैसे कि सब्यसाची दत्ता एक आदमी था, बहुत बड़ा तोप ये था। एक श्रावंती चटर्जी एक एक्ट्रेस था। ऐसे लोग यहाँ पर आए थे, पैसा लूटा, जितना एडवांटेज हो सके उतना लिया और ले करके भाग कर चले गए। जब चुनाव हार गया तो छोड़ के भाग कर चले गए, और इन लोगों को, कैलाश विजयवर्गीय ने इन लोगों को बढ़ावा दिया था। तो अभी जो बचे हुए हैं उनका तो इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ तो है। और इसके बारे में मैं फिर ये कहूंगा कि इसके बारे में पार्टी का जागरूकता नहीं, पार्टी का कॉन्शियसनेस नहीं है, पार्टी को ये समझ नहीं है कि इसके बारे में अलग से संगठन एकमात्र चीज नहीं है, इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ा कदम उठाना चाहिए, ये जागरूकता नहीं है। दादा लास्ट क्वेश्चन, ममता का शासन कैसा है? मुझे ये बताया गया है कि जो सीपीएम का शासन था, पैटर्न वही है, जो कैडर्स हैं वो सीपीएम कैडर्स था, उनका अपना झंडा उखाड़ लिया, दूसरे झंडा का रंग लगा दिया, पर काम वही कर रहे हैं। और टेरर के बारे में बताइए, सुनते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में वो इनका अपना कुछ चेंगड़ा लोग है, या फिर जो गुंडा टाइप का लोग है उसके हाथ में है। एंड प्रशासन जो होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट इज एक्टिंग एज एक्सटेंडेड विंग ऑफ टीएमसी कैडर। क्या कैसे चल रहा है बंगाल में शासन का? मैं ये ढंग से बताऊंगा, मैं बहुत सरल ढंग से बताऊंगा। ममता का मंत्र ये है कि मैं जो सीपीएम जिस तरह से राज किया और 34 साल सत्ता में रहा, मैं भी अगर उनका नकल करूं तो मैं भी 34 साल सत्ता में रह सकता हूं, तो क्यों नहीं। तो वो उनका नकल कर रही है, लेकिन इस नकल करने की प्रोसेस में एक उनका समस्या है कि सीपीएम का जो संगठन था वो बिल्कुल टाइट नेट था, और उसमें ये था कि एकदम टॉप से जो कोई अगर ये दिया जाता है, कोई तय किया जाता है, कोई सिद्धांत दिया जाता है, तो एकदम नीचे तक उसका चला जाता था, और एकदम नीचे का जो कैडर है वो लोग उसका पालन करते थे। अभी ममता का पार्टी जो है, ममता का कोई पार्टी नहीं है, ये एक ममता नेत्री है, इसके चारों तरफ घेर करके 1000 चोर बैठे हुए हैं। ये चोरों का बस, इनका तो पार्टी तक कोई आइडियोलॉजी नहीं है, सिर्फ चोर बैठे हुए हैं, इनका एक ही धंधा है, बस रुपया बनाना। तो रुपया बनाने के प्रति ममता का अपना एटीट्यूड ऐसा है
कि तुम जो बनाना है बनाओ, मैं देखता नहीं हूँ, मैं देखती नहीं हूँ, जो इच्छा जो तुम्हें मन चाहे बनाओ, लेकिन नंबर 1 मुसलमान वोट मेरा कब्जा में होना चाहिए। 100% मुसलमान वोट मुझे मिलना चाहिए। दिस इज नंबर 1। नंबर 2 इज, अगर तुम लोग पकड़े गए, ईडी के हाथ, सीबीआई के हाथ या आम जनता के हाथ अगर पकड़े गए, तो मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगी। तो ये पार्थो जब पकड़ा गया तो पार्थो को ममता बिल्कुल डिसोन कर दिया है, कौन पार्थ है, मैं नहीं पहचानता। अच्छा, बाद में अनुब्रत मंडल जो ममता के बहुत ट्रस्टेड आदमी था, बीरभूम जिले का, वो गाय तस्करी के केस में पकड़ा गया, उसको भी ऐसे डिसोन कर दिया। बाकी ज्योति प्रिय मल्लिक यानी बालू नाम के एक आदमी है, वो भी ऐसे पकड़ा गया। वो कहा जाता है कि 10,000 20,000 करोड़ उन्होंने हवाला के तहत मिडिल ईस्ट में भेज दिया, उसको भी ऐसे बोल गया। लेकिन शाहजहां को कर नहीं सकती है, क्योंकि शाहजहां मुसलमान है। अगर शाहजहां के बारे में, शाहजहां के उसको समर्थन नहीं दी, तो मुसलमान वोट हाथ से निकल सकती है। इसलिए ममता वो शाहजहां के अभी तक भी शाहजहां को समर्थन देती रहती है। तो मोटे तौर से यही स्थिति। एक लास्ट क्वेश्चन जो कि अराइज हो रहा है, 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है, हर किसी को इसका इंटरेस्ट है, चांसेस क्या हैं, आप कैसे जज कर रहे हैं इसे? देखिए, चांसेस ऐसे कहना मुश्किल है, क्योंकि वो इसका कोई सर्वे हो रहा है, और सर्वे के बारे में मुझे जहां तक जानकारी है कि लोग, आम जनता के एक विशाल अंश, इन लोगों ने तय किए हैं कि तृणमूल को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को वोट देंगे। ये हिंदू जनता के बारे में मैं कह रहा हूँ। मुसलमान तो सारा ही तृणमूल को वोट देगा। थोड़ा विभाजन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो मुझे पता नहीं। लेकिन हिंदुओं के बीच एक बहुत बड़ा अंश का ये हो गया, स्थिति पैदा हो गया कि उन लोग तय कर चुके हैं कि अब लोग ममता को वोट नहीं देंगे। लेकिन ये निर्भर है वोट ठीक ठाक हो पाया कि नहीं। वोट अगर बंगाल में वोटों में इतना चोरी बदमाशी होती है जिसका हिसाब नहीं है दूसरा कोई, आप तो हमारे सटे हुए राज्य से है, लेकिन आपका भी पता नहीं होगा किस तरह का बदमाशी बंगाल के ये सारा सीपीएम ने सीखा है, ममता उसी का नकली कर रही है। तो ये थे तथागत राय, पूर्व गवर्नर अरुणाचल, पूर्व गवर्नर त्रिपुरा और बंगाल बीजेपी के कद्दावर नेता कभी रहे, वहां के प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। तथागत दा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनएमएफ न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।